हेलो फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारा केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है बहुत अच्छे से और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक आपने हमारा पहला जो यूनिट है उसको नहीं देखा है, बीएससी 5वां सेमेस्टर केमिस्ट्री का, तो आप लोग देखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है और आई होप आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज के जो हमारा लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। एक पहला लेक्चर आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो क्या बताने की कोशिश करता है, वो सारे चीज़ों को मैंने आपको बताया है। आज के ये वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इसे आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा, इसको आप लोग बहुत केयर करेंगे, माइंड करेंगे, आप लोग समझते जाना। देखो, हमारे पास एक एटम होता है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के जब मूवमेंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, बहुत सुंदर लिखा है ना, समझना। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब जाते हैं तो उनके ट्रांजिशन से प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास यहाँ पर कोई एटम है, ये एटम है। अब ये जो एटम होगा तो एटम का एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब जाएगा तो वहां पर हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन के कारण वहां पर हमको एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। मेरा कहना सिंपल है कि हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम अगर चेक करनी है, राइट, तो हम इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब हम ट्रांसफर कर देंगे, है ना, ट्रांजिशन करा देंगे, तो वहां पर हमको एटॉमिक स्पेक्ट्रम दिख जाएगा। लेकिन यही बात मैं मॉलिक्यूल के लिए बात करूं, मतलब अणु के लिए बात करूं, आप सब लोग जानते हैं एटम हमारा छोटा भाग है, उससे मिल करके हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं। अर्थात H2 मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है, तो ये हम मॉलिक्यूल की बात करें। अभी एटम हमने बताया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एटम होते हैं, राइट। तो जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन के एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब ट्रांसमिशन होता है तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन यही बात हम करें कि कोई भी मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रम होगा वो तीन कारणों से ऊर्जा परिवर्तन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं। पहला है रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, ये पहला वजह है। दूसरा है हमारे पास दूसरा कारण कंपन या अवरक्त स्पेक्ट्रम, अर्थात वाइब्रेशनल या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य या पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, जिसको इलेक्ट्रॉनिक या यूजिबल या फिर यूवी स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो ये तीन हमारे पास चीज़ें होती है जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम के प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन ये तीन कारणों से हो सकता है। अर्थात एटॉमिक स्पेक्ट्रम अगर हमें प्राप्त करना हो तो हमें घूर्णन होना चाहिए उस मॉलिक्यूल्स में, मतलब रोटेशन होना चाहिए, वाइब्रेशनल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पर या दृश्य या पराबैंगनी स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं जो जिसके कारण से मॉलिक्यूल्स पर स्पेक्ट्रम दिखाई देने लगते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि जो एटम होते हैं उसका जो स्पेक्ट्रम अगर मुझे प्राप्त करना होगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन को मैं एक स्तर से दूसरा स्तर तक लेके जाऊंगा तो मुझे एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम होगा प्राप्त होगा। लेकिन मुझे मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रम अगर ज्ञात करना हो, मॉलिक्यूल पर मुझे स्पेक्ट्रम चाहिए, तो उसके लिए तीन चीज जिम्मेदार होते हैं। या तो उस पर रोटेशन होना चाहिए, या वाइब्रेशनल होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास स्पेक्ट्रम उसमें शो होना चाहिए, राइट। तो ये इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर बातें समझ में आ जाएगी, राइट ना। फिर क्या कर रहे हैं, जब किसी पदार्थ पर पर्याप्त ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण, अर्थात यूवी लाइट या हमारे पास यूजिबल लाइट या कोई भी प्रकाश को जब हम किसी मॉलिक्यूल पर आपतित कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं, मतलब इंटर कराते हैं, तो मॉलिक्यूल में रोटेशन होने लगते हैं और वाइब्रेशनल होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में परिवर्तन होने लगता है, जो मैंने आपको तीनों को बताया। जैसे हमने लाइट को डाला उस मॉलिक्यूल पर, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, राइट, और जैसे हमने कोई लाइट को डाला तो यहाँ पर क्या होने लगे, यहाँ पर क्या होने लगते हैं पता है आपको, घूर्णन होने लगते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, घूर्णन मीन्स रोटेशन होने लगते हैं, कंपन होने लगते हैं, कंपन मीन्स वाइब्रेट होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिससे हमारे पास जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा।
किसी मॉलिक्यूल्स में किसी अणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर अनेक कंपन ऊर्जा स्तर में बटा होता है तथा प्रत्येक जो कंपन ऊर्जा स्तर है वो अनेक घूर्णन ऊर्जा स्तर में बने होते हैं। एक बात समझना, बहुत ध्यान से बता रहा हूं, समझना। देखो, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जब वाइब्रेशनल होते हैं, कंपन होते हैं, राइट, तो कंपन हो रहा है, ये कंपन हो रहा है कोई चीज, तो वो भी और डिवाइड होते हैं छोटे छोटे भाग में। तो वो क्या चीज में डिवाइड होते हैं? तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कंपन में डिवाइड हो गया। जब हम वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा देख रहे हैं तो वहां पर वो कंपन हो रहा है उसके माध्यम से, लेकिन कंपन भी बटा होता है हमारे पास घूर्णन में। क्या में? घूर्णन में। अर्थात ये हुई कि कंपन के अंदर में घूर्णन हो रहा है उस मॉलिक्यूल में। कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कंपन हो रहा है और कंपन के अंदर आपको दिखाई देगा रोटेशन दिखाई देगा। तो ये बात समझिएगा आप सभी लोग, एक मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल में हमारे पास वाइब्रेशनल हो रही है और वाइब्रेशनल के अंदर में फिर रोटेशन हो रही है। और यही दोनों चीज बहुत ज्यादा आईएमपी, आप ध्यान रखना। आपको पूरा मैं चित्र में बताऊंगा। आई मीन इतने जो मैंने चीजें लिखी हुई है ये एकदम इजी है। क्या बोल रहा है, एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। जब किसी भी पदार्थ पर कोई भी ऊर्जा हम वहां पर लाइट डालते हैं, कोई भी लाइट डालते हैं, तो वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें रोटेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है, जिससे मॉलिक्यूल में एक स्पेक्ट्रा दिखाई देते हैं जिसको मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर अनेक कंपन ऊर्जा में बटे होते हैं। जो मॉलिक्यूल होगा तो उनमें हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या में डिवाइड होता है? कंपन एनर्जी। और कंपन जो एनर्जी होगा वह हमारा घूर्णन एनर्जी में डिवाइड होता है। इस तरह से आपने थोड़ा सा इसके पूरे कॉन्सेप्ट को, मुझे लगता है इतने बातें आपको समझ में आ गए। एकदम सिंपल है ना। आप लोग एक बार रिपीट करके देखना, आपको पूरा डिटेल होगा। यहां पर मैं एक मॉलिक्यूल पर बात करूं, एक मॉलिक्यूल पर हमने लाइट डाला, मॉलिक्यूल पर क्या एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक जो स्तर होगा वो क्या होने लगेगा? कंपन होने लगेगा। और कंपन होगा तो उसके अंदर में आपको घूर्णन होते हुए दिखाई देगा। जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर में घूर्णन एनर्जी। तो ये तरह से आपने चीज़ों को समझा। आई होप इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन ये टॉपिक खास है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद करने की चीज़ें नहीं है, आप आसानी से कवर कर सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, राइट। चलिए स्टूडेंट, इतना चीज़ें आप सब ने समझा बहुत अच्छा से। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट कर देना। सब लोगों को ये चीज़ कर लेना है, क्योंकि आगे आपको वीडियो तभी मिल पाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक करेंगे, राइट। तो ये काम आप कर लेंगे, ये आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आगे समझते हैं। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक अच्छा से पूरे इसके आरेख जो डायग्राम है उसको भी बताते जाऊंगा, तो पूरा ये सब चीज कवर हो जाएगा। देखते हैं, कुछ थ्योरी वाला पार्ट है लेकिन आप आसानी से समझेंगे। देखो, यदि किसी मॉलिक्यूल पर अगर हम माइक्रोवेव का प्रकाश लाइट अवशोषित कराते हैं तो मॉलिक्यूल के केवल घूर्णन ऊर्जा में संक्रमण होता है। अर्थात ये कह रहा है कि कोई हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, राइट, इस पे हम कोई माइक्रोवेव कर रहे हैं, मतलब MW, अगर कोई हम MW अगर हम डालने लगे तो उसमें वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल पर मैं माइक्रोवेव अगर डाल दूं तो वो क्या बोल रहा है? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जो मॉलिक्यूल होगा ना वो सिर्फ क्या देगा? हमको घूर्णन एनर्जी देगा। अर्थात उससे हमको क्या एनर्जी मिलेगा? रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल जो एनर्जी होगा वो हमें प्राप्त होगा, कह रहा है। कौन सा लाइट देंगे? तो हम यह लिख सकते हैं समझने के लिए, अगर हम कोई माइक्रोवेव देंगे तो उस मॉलिक्यूल पर यहाँ जो अणु होगा उससे क्या निकलने लगेगा? रोटेशनल एनर्जी निकलने लगेगा, अर्थात घूर्णन एनर्जी वहां पर प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके लिए हमें बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। देखो, क्योंकि इस संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की जरूरत हमें होती है। इन विकिरण से कंपन ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इतना हमको 4 लाइन समझ में बिल्कुल आ गया होगा। एकदम सिंपल है। देखो क्या कह रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल पर जब हम लोग माइक्रोवेव कोई लाइट हम लोग एब्जॉर्ब करवाते हैं तो उस मॉलिक्यूल से रोटेशनल एनर्जी हमें प्राप्त होने लगता है। और क्योंकि इसके लिए हमें बहुत कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और इसके द्वारा हमें कौन कौन 2 चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं? कंपन अर्थात
वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि इसके लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर माइक्रोवेव हमारा कम एनर्जी को बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं, यदि मॉलिक्यूल्स को इंफ्रारेड एरिया की ऊर्जा अगर दे दे, अर्थात ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, जब हम इसको IR दें, IR इंफ्रारेड, कोई यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, आप लिख सकते हैं समझने के लिए, कोई हमारा मॉलिक्यूल्स है, जब इस पर हम इंफ्रारेड देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो उसमें घूर्णन के साथ साथ हमारे पास यहाँ रोटेशन तो होगा, रोटेशनल, अर्थात हमारे पास एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी प्लस और क्या दिखाई देते हैं, बोल रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं एनर्जी E और यहाँ मैं लिख दिया V, अर्थात इसमें रोटेशनल एनर्जी के साथ साथ यहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी भी हमें प्राप्त होता है। यदि मॉलिक्यूल को अगर दृश्य लाइट अर्थात पराबैंगनी किरण अगर हम दे दें, एब्जॉर्ब करवा दें, तो जो एनर्जी कैसा प्राप्त होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी प्राप्त होता है। देखो, अगर हम यहाँ पर दृश्य प्रकाश दे दें, ये हमारा मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर हम UV लाइट दे दे, UV लाइट दे दे, तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉनिक E से दर्शाते हैं, E फॉर एनर्जी, E फॉर इले बोल दे, है ना, इले मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्राप्त होती है। इतना बातें सबको समझ आ गए, आप देखो अच्छी तरह से बहुत कुछ समझ जाओगे ना, राइट है। आप लोगों को ये चीज़ समझने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया है, अलग अलग तरह से हम इनको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी प्राप्त होगा। अब हम एक बात समझते हैं, अनेक कंपन ऊर्जा और प्रत्येक कंपन ऊर्जा में संक्रमण के लिए अनेक कंपन घूर्णन ऊर्जा वाले संक्रमण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल पर जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जब निकलता है, तो उससे मैं यहाँ लिखता हूँ, किसी भी, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास फाइनली, है ना, ये मॉलिक्यूल्स है। अब इस मॉलिक्यूल में हमें क्या दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दिखाई देगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में हमें वाइब्रेशनल एनर्जी मिलेगा, उसके अंदर में वाइब्रेशनल एनर्जी मिलेगा, और उस वाइब्रेशनल एनर्जी से हमें स्टूडेंट्स क्या दिखाई मिलेगा, हमको रोटेशनल एनर्जी मिलेगा, है ना, रोटेशनल एनर्जी हमको मिलेगा, है ना। तो हमको रोटेशनल एनर्जी कैसे मिलेगा, देखो एक बात समझना, देखो जब किसी भी मॉलिक्यूल पर हम लोग माइक्रोवेव जब डालते हैं, जब सिंपल हम लोग माइक्रोवेव डालते हैं, तो हमें उस मॉलिक्यूल पर सिर्फ हमको रोटेशनल एनर्जी प्राप्त होता है, घूर्णन ऊर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि उसके लिए हमें कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन उनमें हमको और क्या क्या दिखाई नहीं देती है, न तो रोटेशनल, न तो वाइब्रेशनल एनर्जी हमको दिखाई देगा, न तो और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए हमको ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की। ये इतना बोल के ख़त्म कर दिया अपना पॉइंट को। फिर कह रहे हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल पर अगर इंफ्रारेड अगर उस मॉलिक्यूल को दे, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा हमको, उस मॉलिक्यूल में रोटेशनल एनर्जी के साथ साथ उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी दिखाई देगा। उस मॉलिक्यूल में करें, इंफ्रारेड देने से 2 एनर्जी दिखाई देती हैं, लेकिन केवल माइक्रोवेव दे रहे हैं तो केवल रोटेशनल एनर्जी, ऐसा कह रहे हैं। फिर उसी में एक लाइन और बोला है, यदि हम कोई यूजिबल लाइट दे दें या पराबैंगनी किरण दे दें, तो उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी दिखाई देने लगती है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में ये अलग अलग हमारे पास एनर्जी दिखाई देने लगते हैं। अब फाइनली हमने यहाँ पर एक लिखा है डायग्राम में, किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल लिख लेंगे, अणु लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है क्या, नीचे देख लेना, अणु है ना, ये अणु है, ये हम लाइट दे रहे हैं, मतलब कोई सोर्स दे रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, कोई भी सोर्स दे रहे हैं हम, कोई भी सोर्स अगर हम दें, तो सोर्स अगर हम कोई देंगे, एरिया कोई भी देंगे, तो वहां से उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के अंदर में हमको वाइब्रेशनल एनर्जी मिलेगा, और वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ में हमको रोटेशनल एनर्जी हमको मिलेगा, राइट, रोटेशनल, हाँ रोटेशनल ए रहता है ना, ठीक है। तो इतना बातें आपने समझा कि कौन कौन से हमारे पास जो एनर्जी हमको मिलता है, रोटेशनल, तीनों चीज तो बात कर रहे हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, राइट। किसी भी मॉलिक्यूल पर लाइट डालेंगे तो या तो वो रोटेशनल एनर्जी देगा, जब जैसे कि यूवी दिए तो माइक्रोवेव दिए तो इसके लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर और बाकी चीज नहीं दिखाई देती है, न तो वाइब्रेशनल और न तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। फिर यहाँ कह रहा है यदि किसी मॉलिक्यूल पर हम अगर जो लाइट दे रहे हैं वो इंफ्रारेड दे दें,
है ना। तो उसमें हमको क्या दिखाई देने लगेगा, इंफ्रारेड हम लोग देंगे तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी रोटेशनल एनर्जी दोनों के दोनों दिखाई देंगे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हम पराबैंगनी किरण देंगे ना दोस्तों, तो लाइट को जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मिलेगा। और किसी भी मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जब मिलता है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में विभिन्न प्रकार के वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और वाइब्रेशनल एनर्जी में विभिन्न प्रकार के हमारे पास रोटेशनल अर्थात घूर्णन एनर्जी पाए जाते हैं। आई होप दोस्तों इतना चीज़ों को मैं बढ़िया बताया हूँ, एकदम गजब तरीके से बताया हूँ। आई होप आप लोग समझे होंगे। एक बार रिपीट करके देखना, 100% आपको समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी लोग। तो चलो अब सब लोग तो 2 पेज समझ गए, राइट। अब इसके बाद हम लोग इसके जो एनर्जी लेवल अभी आपको मैं बोल रहा हूं बार बार, उसी को हम थोड़ा समझते हैं। फिर आखिरकार जो हमारा घूर्णन है, स्पेक्ट्रम है, कैसे ये शो करने लगते हैं कोई मॉलिक्यूल पर, कौन कौन से एनर्जी हमारे पास बॉर्न ओपन अप्रॉक्सीमेशन में शामिल होते हैं, उसे भी हम समझने वाले हैं। तो पूरा समझना इसको लास्ट तक, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल को समझते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से हमारे पास रोटेशनल एनर्जी मिलते हैं, उनका अलग अलग स्टेज, और उस रोटेशनल एनर्जी में हमारे पास अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी होते हैं। तो समझते हैं हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल क्या होते हैं, राइट। देखो हमारे पास ये अलग अलग स्टेट्स है, ये जो दिखा रहे हैं ये एनर्जी बढ़ रहा है नीचे से ऊपर की ओर, राइट। और यहाँ पर मैंने दो चीज़ों को सेपरेट किया हुआ है। जैसे ये 2 ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ये दोनों जो लाइन दिख रहा है स्पेक्ट्रा, ये हमारा कंपन ऊर्जा स्तर है, राइट। जहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ये जा रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, देखो ये दोनों हमारा ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और ये हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो सब लोग, ये V0 है, एनर्जी लेवल V1 है, वाइब्रेशनल V2 है, फिर यहाँ V0 है, ये हमारे पास हो जाएगा V2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी होगा वो V2 नहीं होगा बल्कि V0 से V1 होगा ना, ये V1 होगा, राइट। ये हमारा जब 0 से 1 2 हो रहा है तो 0 1 होगा ना, तो ये हमारा कंपन ना मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, और ये हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। बट ये ग्राउंड स्टेट के लिए है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी है, ये हमारे पास कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है, ये तो जानते हैं सब लोग। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी, और वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर में हमको दिखाई देने लगते हैं कौन सा एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। जो जे है ना वो रोटेशनल एनर्जी को बता रहा है, जो कैसे रोटेट कर रहा है उसको बता रहा है। तो ये ग्राफ में आप इतना ही समझ सकते हैं आप बहुत अच्छे से। एक ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेज है, उसके अंदर में वाइब्रेशनल एनर्जी मिलेगा और उसके अंदर में आपको रोटेशनल एनर्जी मिलेगा, जिससे हम 1 2 3 4 से अलग अलग एनर्जी लेवल से हम दर्शा रहे हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 से दर्शा रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है 0, फिर 1, ये 2 तक गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V = 0, फिर ये हमारा 1। ये हमारा वाइब्रेशनल है, ये भी वाइब्रेशनल है, बट ये ग्राउंड है और ये हमारा एक्साइटेड है, एनर्जी वहाँ से बढ़ रहे हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, छोटा सा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, विभिन्न मॉलिक्यूल में एनर्जी के लिए एनर्जी जो लेवल है उसको यहाँ पर बता रहा है। आई होप आप लोगों ने इतना चीज़ समझा। अब थोड़ा से और बचा है, उसको भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो डायग्राम होते हैं वो कैसे होते हैं। इनको भी हम थोड़ा से और देख लेते हैं कि उनके अंतर्गत कौन कौन एनर्जी है, हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग फाइनली समझते हैं कि जो हमारे पास बॉर्न ओपनहाइमर सन्निकटन के अनुसार जो कोई भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो निम्न ऊर्जाओं का योग होता है, सम होता है। तो यहाँ देख पाएंगे अणु के टोटल जो एनर्जी है ई टोटल कह रहे हैं बराबर ई टी आर। टी आर का मतलब होता है हमारे पास स्थानांतरीय ऊर्जा, ट्रांसफर एनर्जी, और ई आर ओ टी का मतलब यहाँ सब ई का मतलब क्या है, एनर्जी है, और टी आर का मतलब ट्रांसफर को बता रहा है, आर ओ टी का मतलब रोटेशनल को बता रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है रोटेशनल एनर्जी, और ई वी आई बी वाइब्रेशनल एनर्जी है, और ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो क्या क्या ऊर्जा का योग होता है। उसमें ट्रांसफर एनर्जी हो सकते हैं, है ना, और ट्रांजिशनल एनर्जी भी हो सकते हैं, और रोटेशनल एनर्जी का योग हो सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये सभी का योग होता है हमारा कोई भी मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी। अर्थात हम इसे इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। आंतरिक ऊर्जा निम्न ऊर्जाओं का योग होता है, जिसमें ट्रांसफर या ट्रांजिशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। आप लोग इंग्लिश में लिख लेना यहाँ, इसको ट्रांसफर एनर्जी भी बोल सकते हैं,
रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोल सकते हैं, राइट। इतना ऊर्जाओं का क्या होता है, योग होता है। इंग्लिश में लिख लेंगे ना, इंग्लिश मीडियम वाले, मैं बोल तो दिया ना। अब जो ETR का मान क्वांटीकृत नहीं होते हैं, अतः इसका मान नेग्लेक्टेड कर दिया जाता है। तब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान नगण्य कर दिया जाता है। तब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो EL का जो मान है, इसका मान है, ETR का जो मान है, इसको छोड़ दिया जाता है। तो छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, केवल इतना मिलेगा। उसी को हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी के फॉर्म में लिखा हुआ है। आई होप स्टूडेंट, मैंने सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से इसे समझाने की कोशिश किया। आप सब ने इसे समझा होगा और नोट डाउन आप सब लोग कर लेंगे, राइट। स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग, राइट ना। ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल मतलब वही ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसलेशनल मतलब क्या समझे, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए। तो ये सभी ऊर्जाओं का योग होता है हमारे पास, जो कुल अणु का एनर्जी। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, आप सब ने बहुत अच्छे ढंग से समझा कि ये हमारा टॉपिक कैसा है, क्या है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा मिला होगा नॉलेज। मेरा विश्वास है आप सब लोग इस तरह के टॉपिक को पढ़ते रहें। इसके बाद अगला टॉपिक जो भी आएगा बहुत स्पेशल रहेगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। इस तरह के टॉपिक को देखते रहें, समझते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, राइट ना। चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।